आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान केसर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 22(1) एवं 22(2) के संबंध में चर्चा करेंगे। समझने के पूर्व आर्टिकल 21 पर चर्चा करना आवश्यक होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 एवं आर्टिकल 22(1) एवं 2 एक दूसरे के पूरक हैं। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी विधि अथवा संस्थापित कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है अथवा व्यक्ति की प्राण एवं देहक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकेगा। यह फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा 19 मई 1950 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के प्रकरण में दिया था, लेकिन 25 जनवरी 1978 को मेनका गांधी बनाम भारत संघ के फैसले में उच्चतम न्यायालय द्वारा A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया और कहा कि विधि और कानून की प्रक्रिया युक्तियुक्त हो, सिद्धांत के अनुरूप हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर हो, तब किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकेगा, अन्यथा उसे दंडित नहीं किया जा सकेगा। इसका आशय यह है कि आर्टिकल 22(1) एवं आर्टिकल 22(2) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारण को शीघ्र बताया जाना जरूरी होगा। नंबर 2, अपनी रुचि के वकील से बचाव करने का अभियुक्त को अधिकार भी होगा। नंबर 3, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का भी उसे अधिकार होगा। नंबर 4, 24 घंटे से अधिक होने पर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी अभियुक्त को गिरफ्तारी से स्वतंत्रता होगी और यदि गिरफ्तार की जाती है तो असंवैधानिक मानी जाएगी। आर्टिकल 22(1) एवं आर्टिकल 22(2) में संविधान के मूल शब्द क्या हैं, उस पर चर्चा करना आवश्यक होगा। आर्टिकल 22(1) का संविधान में क्या प्रोविजन है, उसके क्या मूल शब्द हैं, उसको हम देखते हैं। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, नॉर शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाई ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। अगर हिंदी में इसका आशय समझें तो इसका आशय इस प्रकार है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा और ना ही उसे अपने कानूनी सलाह हेतु वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से उसे वंचित किया जा सकेगा। अब हम आर्टिकल 22(2) के संविधान में मूल शब्द क्या है, उन मूल शब्दों को देखते हैं। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ द 24 आवर ऑफ सच अरेस्ट, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ द अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट, एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ ए मजिस्ट्रेट। यह संविधान के आर्टिकल 22(2) में मूल शब्द हैं। अगर हम इसका हिंदी में आशय समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार है कि गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के बिना अनुमति के उक्त अवधि के बाद हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा। यह आर्टिकल 22(2) के आशय था। आर्टिकल 22 के अंतर्गत क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फैसला हुआ है और इस फैसले क्या है, एक उदाहरण से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं और यह प्रकरण है CBI वर्सेज अनुपम जे कुलकर्णी, जिसका फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा 8 मई 1992 को दिया गया था। बंबई के 4 हीरा व्यापारियों और श्री अनुपम जे कुलकर्णी के अपहरण का मामला दिनांक 16 सितंबर 1991 को तुगलक रोड नई दिल्ली पुलिस रजिस्टर में दर्ज किया गया और जांच CBI को सौंप दी गई। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि न केवल 4 हीरा व्यापारियों बल्कि श्री अनुपम कुलकर्णी और एक ड्राइवर बाबूलाल का 14 से 15 सितंबर 1991 के बीच दिल्ली के 2 होटलों से भी अपहरण किया गया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि उक्त श्री अनुपम जे कुलकर्णी हीरा व्यापारियों के अपहरण के लिए जिम्मेदार हैं तथा उनके साथ एक अभियुक्त श्री R चौधरी के सहयोगियों में से एक हैं। इस उपलब्धि के आधार पर कुलकर्णी को 4 अक्टूबर 1991 को गिरफ्तार किया। 5 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्य मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। CBI के अनुरूप से अनुपम कुलकर्णी को 11 अक्टूबर 1991 तक हिरासत में भेज दिया गया। 10 अक्टूबर 1991 को एक परीक्षण पहचान परेड की व्यवस्था की गई। अनुपम कुलकर्णी ने सहयोग करने से मना कर दिया और इनकार को संबंधित मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया। 11 अक्टूबर को जांच अधिकारी द्वारा से अनुपम कुलकर्णी की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया। मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जब उन्हें रास्ते में ले जा रहा था तो अनुपम कुलकर्णी ने अस्वस्थ होने का नाटक किया और उन्हें उसी शाम अस्पताल में ले जाया गया। 21 अक्टूबर 91 तक बीमारी के आधार पर रहे। उन्हें JB पंत हॉस्पिटल के कार्डियक पेशेंट रेफर किया गया।
पंथ अस्पताल में 29 अक्टूबर तक श्री अनुपम कुलकर्णी को पुणे मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इसके बाद उन्हें जेल भेजा। इस तथ्य को देखते हुए कि पुलिस इतने दिनों तक उन्हें रिमांड पर नहीं ले सकी, जांच अधिकारी ने फिर श्री कुलकर्णी की पुलिस हिरासत के लिए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन किया। राज्य में दिल्ली उच्च न्यायालय बनाम धर्मपाल और अन्य 1982 के फैसले के आधार पर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिमांड से इनकार कर दिया। उस पर सवाल उठाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टि विचार किया कि क्या अनुपम कुलकर्णी के खिलाफ अपहरण या अपहरण का मामला बनाने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य हैं। कोर्ट ने यह भी देखा कि अपहृत व्यक्तियों तथा 4 हीरा व्यापारियों ने भी श्री अनुपम कुलकर्णी के खिलाफ कोई भी आरोप लगाने से इनकार कर दिया और इसके अलावा समय समय पर श्री कुलकर्णी से सीबीआई द्वारा जो लगभग 7 दिनों तक जेल में पूछताछ की जा चुकी, उसके द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रकट नहीं किया जा सका, इसलिए उसे जेल में बंद करना वांछनीय नहीं है और इस मामले को देखते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा अनुपम कुलकर्णी को जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने हालांकि इस प्रश्न का फैसला नहीं किया कि 15 दिनों की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद भी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस हिरासत में भेजा जा सकता है या नहीं, जिसके सामने उसे पेश किया गया था। उक्त आदेश को इन अपीलों में चुनौती भी दी गई थी। उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच ऑनरेबल जज केजे रेड्डी एवं एम अहमदी की बेंच ने 8 मई 1992 को अपने फैसले में कहा कि जो सिद्धांत दिए गए हैं आर्टिकल 22(2) में, उसके आधार पर गिरफ्तारी नहीं बनती है। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया जब किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया की धारा 57 के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर नजदीक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसे 15 दिन तक पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में रखने का आदेश दे सकता है। 15 दिन की समाप्ति के बाद उसे केवल न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा जा सकेगा, पुलिस अभिरक्षा में नहीं। यदि अन्वेषण 90 या 60 दिन में पूरा नहीं हो पाता है तो अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। 90 दिन की गिनती मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मानी जाएगी। यह निर्णय अभियुक्तों को पुलिस प्रताड़ना से संरक्षण प्रदान करने में सहायक होगा और पुलिस को अन्वेषण शीघ्र पूरा करना होगा, अन्यथा अभियुक्त को मुक्त करना पड़ेगा। यह उच्चतम न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसला था। आर्टिकल 22(2) के अनुसार वकील से प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति और कानून की बारियों से अवगत नहीं होता है, इसलिए संविधान उसे अपनी रुचि के वकील से प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार प्रदान करता है। अमेरिका में स्थिति यह है कि यदि पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति किन्हीं कारणों से वकील नियुक्त करने में असमर्थ है तो न्यायालय का कर्तव्य होता है कि उसके लिए वह वकील नियुक्त करे। भारत में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मानी जाती थी और विधिक सहायता तभी प्रदान की जाती थी जब अभियुक्त उसके लिए आवेदन दे, किंतु मेनका गांधी के मामले में दिए गए निर्णय और उसका अनुसरण करते हुए अनेक वादियों के परिणाम स्वरूप स्थिति वर्तमान में यह है कि अब साधारण व्यक्ति विधियों के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय द्वारा विधिक सहायता प्रदान किया जाने की व्यवस्था हो गई है। हुस्नारा खातून बरम गृह सचिव बिहार राज्य 1979 ऑपरेटिंग पैरा 13-77 के मामले में यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को निर्धनता या किसी अन्य कारण से अपने बचाव के लिए वकील नियुक्त नहीं कर सकेगा, उसे निःशुल्क विधिक सहायता पाने का संवैधानिक अधिकार रहेगा। यदि युक्त परिस्थिति में से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होने के परीक्षण अथवा ट्रायल अवैध हो जाएगा। तो साथियों, यह थी आर्टिकल 22(1) एवं 22(2) के अंदर जानकारी जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। एक बार आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय देकर वीडियो को सुना। सादर अभिवादन। जल्दी हम पुनः मिलेंगे।